जैसे हैं एकदम सही हैं, आप एक जैसे हैं एकदम परफेक्ट हैं, आप एकदम वैसे ही बनिए, अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करिए। तो इस तरह से ये कार्ड्स आपको बेसिकली आपका ओवरऑल मैसेज है कि आप जिस रास्ते पे हैं वो अच्छा रास्ता है। अभी तक तो फिर हम वो ऐसा जैसे यहाँ पे हालत पे कुछ फंस गया है, न निकल सकते न उगल सकते हैं। तो कई बार ऐसी सिचुएशन में जो चॉइस हमने किया है हम लोगों को बहुत अच्छा लग नहीं रहा है। तो नमस्ते, आप सबका स्वागत हमारे इस नए पॉडकास्ट में है, जहां हम टैरो के बारे में बातें करेंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे जो हमें ले जाएगा। तो मैं हूं सुनीता राव पुणे से, जो पिछले 15 सालों से वेलनेस और थेरेपी के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। नमस्ते, और मैं हूँ अंकिता ओझा बैंगलोर से, और मैं थेरेपी की दुनिया के साथ पिछले 6 साल से जुड़ी। तो चलिए आज की बातें शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टैरो रीडिंग, यानी कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें आप एक टैरो कार्ड्स के जरिए अपने सॉल्यूशंस पता कर सकते हैं। तो सुनीता जी, आप इसके बारे में और क्या बताना चाहेंगी आज हमें? टैरो कार्ड्स 78 कार्ड्स होते हैं जो हमें मार्गदर्शक कराते हैं। इसके ऊपर हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं और हमारे लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिया जा सकता है। ये ओरिजिनेट कहाँ से किया था किसी को पता नहीं है, पर अब ये प्रचलित है पूरे दुनिया में, जहां हम कई लोग हैं जो टैरो कार्ड्स पढ़ते हैं या ओरेकल कार्ड्स पढ़ते हैं, और उन ओरेकल कार्ड्स और टैरो कार्ड्स के द्वारा कई प्रश्नों के उत्तर या मार्गदर्शन हमें मिल जाते हैं। तो टैरो कार्ड्स क्या कर सकता है आपके लिए, तो वो हमको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले वो हम लोगों को आप अपने अंदर क्लैरिटी लाने में मदद करता है। जो हमारे सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में हम हैं, या कोई इमोशनल दौर से गुजर रहे हैं, या कोई हमें चैलेंजिंग सिचुएशन है, उसको हम किस तरह से उसके पार जाएं, किस तरह से हम लोगों को कहीं से मदद मिल सकती है। तो ये सब जो चीजें टैरो कार्ड हमें बता सकते हैं, वो हमको गाइडेंस दे सकते हैं, जहाँ पे हम एडवाइस किसी सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन के ऊपर, या हमारे हमने कहीं कोई एक डिसीजन लिया है, तो वो डिसीजन क्या हमारे लिए सही है या गलत है, या उस डिसीजन पे हमको कायम रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये इसके बारे में भी बता सकता है। दूसरा एक चीज है जहां हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, मतलब हम अपने अंदर झांक के देख सकते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम टटोल के देख सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, अज्ञात मन, जिसमें क्या चल रहा है और किस तरह की फीलिंग्स हैं, या किस तरह के हमारे भावनात्मक पूर्व चीजें चल रही हैं, या हम किस तरह से सोच विचार कर रहे हैं। तो ये भी एक टैरो कार्ड से हम लोगों को मिल सकता है। दूसरा है कि जब भी हम अपने आप को ऐसा लगता है कि जैसे हमारे आसपास बहुत सारे दुख या दर्द है, या हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, या बहुत कंफ्यूजन है, तब टैरो कार्ड हमारा मार्गदर्शन दिखा सकते हैं, और एक तरह से एक रास्ता खुल जाता है कभी कभी। और क्रिएटिविटी भी टैरो कार्ड से हम लोगों को मिलती है। इंस्पिरेशन मिलता है कि आप जैसे कभी हम किसी राह पे चल रहे होते हैं और सडनली हम लोगों को लगता है कि ये राह ठीक है कि नहीं है, पता नहीं। तो जब टैरो रीडिंग करते हैं तब हम लोगों को वो एकदम इंट्यूशन, इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ, आप सही रास्ते पे हो,
आप चलते रहो, आगे जाके आपको अच्छा होगा। तो जो ये चीजें हैं, ये टैरो कार्ड से बहुत आसान तरीके से पता कर सकते हैं, और हमारे दृष्टिकोण बदलने में भी वो हमारी सहायता करता है। जैसे हम कोई एक तरह से सोच रहे हैं, तो टैरो कार्ड हमको दिखा सकता है कि अलग अलग सोच है, इस तरह नहीं, इस तरह से सोच के देखिए, ये नहीं तो वो मार्ग लीजिए। तो वो बहुत ही अच्छी तरह से टैरो कार्ड्स में हम लोग उसको देख पाते हैं। और रेगुलरली करने की कोई जरूरत नहीं है। टैरो कार्ड्स का जब रीडिंग करते हैं तो कम से कम 6 महीने के लिए अप्लाई हो जाता है, मतलब 6 महीने आपको दोबारा रीडिंग करने की जरूरत नहीं होती है। तो ज्यादातर हम लोग कहते हैं 6 महीने से पहले आप दूसरा रीडिंग ना करें, क्योंकि जो भी बताया गया है वो कम से कम 6 महीने के लिए अप्लाई हो जाता है। और टैरो कार्ड्स जो लोग पढ़ते हैं उनका इंट्यूशन बहुत बढ़ जाता है। तो वो एक और तरीका है अपना इंट्यूशन बढ़ाने का। और जो, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि डिसीजन मेकिंग में बहुत हमारा मदद करता है, कि हम कोई डिसीजन ले रहे हैं और उसका सही गलत और क्या चॉइस हमने लिया है, वो चॉइस सही है कि नहीं, वो हम लोगों को टैरो कार्ड से बहुत आसानी से पता चल सकता है। और कई बार हम लोगों को इन्फ्लुएंसेस होती हैं, जैसे हम समाज में रहते हैं, बहुत लोग हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कई लोग छुप के इन्फ्लुएंस करते हैं और हम लोगों को पता नहीं रहता है कि ये लोग हमारे थॉट प्रोसेस या हमारी सोच के ऊपर हावी हो गए हैं, या हमारे इमोशंस के ऊपर हावी हो गए हैं। तो टैरो कार्ड इन छुपी हुई जो चीजें हैं वो भी अ, सामने लेके आता है। और एक थ्योरेपेटिक तरीके से भी टैरो रीडिंग कर सकते हैं, मतलब एक कंफर्ट देता है आपको, रीएश्योरेंस देता है। आपने कोई डिसीजन लिया है तो उसके लिए वैलिडेशन देता है। तो ये सब चीजें टैरो कर सकती है। और काउंसलिंग और थेरेपी, जैसे हम लोग थेरेपिस्ट हैं, तो हम लोगों को काउंसलिंग और थेरेपी में भी बहुत मदद मदद हम टैरो कार्ड्स के थ्रू पाते हैं। तो कई लोग जो हमारे पास आते हैं, तो हम लोगों को उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और किस तरह से उनका पैटर्न्स है, वो सब हम लोग टैरो कार्ड के थ्रू हम लोगों को पता चल जाता है। तो इस तरह से वो एक तरह से हीलिंग में मदद करता है, एक हीलिंग का एक टूल हो जाता है। और क्या, अभी हमने समझा कि क्या क्या टैरो कार्ड कर सकता है, पर क्या नहीं कर सकता है टैरो कार्ड, तो वो भी हम लोगों को समझना जरूरी है। तो ये है कि फ्यूचर के बारे में एकदम सटीक तरीके से नहीं बता सकता है, तो अंदाजन बता सकता है कि ये हो सकता है, पर ये 100% गारंटी है ऐसा नहीं, ऐसा हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कोई भी फ्यूचर इवेंट, कोई स्पेसिफिक इवेंट, जैसे शादी होके रहेगी या ये मिलके ही रहेगा, ऐसा हम 100% गारंटी के साथ बता सकते हैं। और कोई भी फ्यूचर इवेंट को मैनिपुलेट हम नहीं कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं ला सकते हैं हम उसमें, कोई सिचुएशन में हम चेंज नहीं ला सकते, वो हमारे कर्मा के थ्रू आ रहा है, पर उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो जो कई लोग सोचते हैं आप टैरो कार्ड के साथ इसको बदल दीजिए, नहीं, ये नहीं हो सकता है। और ये कोई भी प्रोफेशनल एडवाइस को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो अगर आपको कोई प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, जैसे कोई मेडिकल एडवाइस चाहिए या लीगल एडवाइस चाहिए या कोई फाइनेंस का एडवाइस चाहिए, वो टैरो कार्ड बदल के नहीं दे सकता है। तो उसके लिए आपको जो वो प्रोफेशन है उन लोगों के पास ही आपको जाना पड़ेगा और उन लोगों से ही आपको मदद लेना पड़ेगा। और कोई गारंटीड रिजल्ट्स नहीं देता है, तो आपको सिर्फ
अंदाजन बता सकते हैं कि ये हो सकता है, क्योंकि हर काम, हर क्षण हम लोग जो काम करते हैं उससे हमारा फ्यूचर बनता जाता है। अगर आपने एक राह कल बदल दिया तो आपका फ्यूचर बदल सकता है। तो टैरो कार्ड कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज बता दिया और कल आपने चॉइस अलग कर ली तो फिर वो टैरो कार्ड का जो प्रिडिक्शन है वो गलत हो जाएगा। ज्यादातर एक बड़े स्तर पे बता सकते हैं कि क्या आप जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या आपके रास्ते में क्या बाधाएं आ सकती हैं। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो वो डिसीजंस में कैसे बाधाएं आ सकती हैं, और मिस इंटरप्रिटेशंस वगैरह भी होता है, क्योंकि कई टैरो कार्ड रीडर्स अपना खुद का लॉजिक लगाने लगते हैं, ना कि जो टैरो कार्ड बता रहे हैं। तो हर एक टैरो कार्ड रीडर के ऊपर निर्भर होता है कि वो किस तरह से आपको वो बता रहा है। कई लोग बहुत डराते भी हैं, और इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई हमारा इतना भयंकर फ्यूचर तो है नहीं, अभी तक हुआ नहीं है तो आगे भी नहीं होगा। तो डराने की कोई जरूरत नहीं है, प्रोत्साहन करने का है, और उन लोगों को बताने का है कि किस तरह से उनकी जिंदगी में अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज क्या आ सकती हैं, क्या बाधाएं आ सकती हैं, और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। तो उससे मार्गदर्शन हम कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान से होता है। पर बाकी जो चीजें मैंने आपको बोली हैं, जैसे प्रोफेशनल हेल्प की जगह नहीं ले सकता है, इसीलिए आप जरा संभल के किसी भी टैरो कार्ड रीडर के पास जाएंगे तो पहले पूछ लीजिए कि आपको क्या चाहिए। ओके। और कई लोग चाहते हैं कि नहीं, मुझे इसके साथ, ये मेरा बॉयफ्रेंड हो, ये मेरा गर्लफ्रेंड हो, इसके बारे में बताइए, इसके साथ शादी होगा कि नहीं होगा। ऐसे कोई भी नहीं बता सकता। तो आप कम इस तरह के प्रश्न ना पूछें तो ज्यादा अच्छा है। मार्गदर्शन के लिए, प्रोत्साहन के लिए, इंट्यूशन के लिए, अपने अवेयरनेस के लिए, ये सब के लिए बहुत अच्छा है। और आपने कोई डिसीजन लिया है वो सही है कि गलत है, और आप सही मार्ग पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये सब टैरो आराम से बता सकते। अंकिता जी, आप क्या बोलते हैं? आप भी जी एक बहुत अच्छे टैरो कार्ड रीडर है। जी सुनीता जी, आपने एकदम सही पॉइंट्स पकड़े हैं। और मैं एक्चुअली, मेरे पास जो भी टैरो रीडिंग के लिए आता है मैं उन्हें ये सब चीजें पहले ही बताती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि टैरो रीडिंग एक्चुअली फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। हम आज क्या डिसीजंस ले रहे हैं, हमारा सोच क्या है, एटीट्यूड क्या है, हमारी एनर्जी क्या है, हमारा एनवायरनमेंट क्या है, बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं हमारे फ्यूचर पे। बट हाँ, टैरो हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकता है। तो टैरो को हमेशा एक क्लैरिटी के लिए आप उसको अप्रोच करें और एक गाइडेंस की तरह देखें। तो मैं खुद अपनी लाइफ में भी टैरो को इसी तरह गाइडेंस की तरह यूज करती हूँ। जैसे अगर आप नए हैं टैरो को लेके तो आप उसको डेली टैरो रिफ्लेक्शंस की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे रोज सुबह एक कार्ड निकालना जो आपको एक मैसेज दे सके कि आज आपको किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, या आपको किस चीज पे आज आपको क्या कोई प्रॉब्लम आप आ सकती है आपकी लाइफ में, या फिर आपको क्या एनकरेजमेंट मिल सकता है। तो उस टाइप का एक नॉलेज जो है वो टैरो आपको दे सकता है। और एक और जैसे सुनीता जी आपने इंट्यूशन की बात की, तो अलग टैरो कार्ड रीडर्स टैरो रीडिंग एक कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं कि कुछ मैसेजेस वो टैरो कार्ड से लेते हैं और कुछ उनकी खुद की इंट्यूशन होती है जो उनको हेल्प करती है रीडिंग करने में। तो टैरो कार्ड हमेशा रीडिंग जो है वो एक कॉम्बिनेशन होता है दोनों चीजों का। इसके लिए हर टैरो रीडर जो होगा वो आपको एक अलग रीडिंग देगा, एक यूनिक रीडिंग देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक सही है और एक गलत है। हम ये मान के चलते हैं कि उस समय आपको जो सुनने की जरूरत है, जो जानने की जरूरत है, वो आपको इस सेशन से मिलेगा। और हर सेशन से पहले हम हमेशा बोलते हैं कि आप टैरो कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए और आप ये इंटेंशन रखिए कि मुझे जो भी इस सेशन में सुनने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज मुझे इस सेशन में मिल जाए। जब आप उस इंटेंशन के साथ टैरो रीडिंग में जाते हैं तो आपको फल भी वैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप एक चैलेंज की पर्सपेक्टिव से जाएंगे, या अगर आप इस पर्सपेक्टिव से जाएंगे कि नहीं मुझे अपना फ्यूचर देखना है, या जैसे सुनीता जी आपने कहा कि मुझे अपना फ्यूचर बदलना है,
तो उसमें टैरो क्या कोई भी टेक्निक आपको हेल्प नहीं करती, और अगर कोई आपको बोल रहा है कि वो कर सकते हैं तो वो एक बहुत गलत अप्रोच है थेरेपी को और किसी भी चीज को लेके लाइफ में। हमेशा ये चीज मदद करती है कि आप देखें कि आप एक टैरो सेशन से क्या चाहते हैं, उस इंटेंशन की क्लैरिटी से जाइए और उसके हिसाब से अपनी रीडिंग करवाइए और बहुत क्लियर रखिए कि आप इस टैरो सेशन से क्या चाहते हैं। तो क्योंकि आज हम टैरो रीडिंग का सेशन कर रहे हैं और हम दोनों टैरो कार्ड रीडर्स हैं, तो आज हमने सोचा कुछ अलग चीज ट्राई करते हैं। ज्ञान तो हम हमेशा देते हैं, हम हमेशा बातें करते हैं, बट आज हमने सोचा कि कुछ अलग तरीका ट्राई करते हैं। तो हमने अपने कुछ पहचान के लोगों से, अपने कुछ टैरो रीडर्स, फेलो टैरो रीडर्स से और क्लाइंट से हमने कुछ सवाल मांगे और उन्हीं में से हमने कुछ सवाल चुने हैं। तो आज हमारा इंटेंशन है ये दिखाना कि आप ये देख सकें कि टैरो सेशन कैसा दिखता है। अगर एक सवाल पूछा जाए तो वो सवाल का जवाब किस तरह से टैरो कार्ड देता है। बट यहाँ पे मैं एक बार ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप टैरो सेशन के लिए जाना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि मैं क्या सवाल पूछूं, तो उसमें भी एक टैरो कार्ड रीडर आपकी मदद कर सकता है। तो आप उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं और आप दोनों मिलके डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन आपको पूछना है। तो वही इंटेंशन के साथ आज हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं और उस क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको दिखाएंगे कि एक टैरो सेशन कैसा दिखता है और एक टैरो रीडिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए सुनीता जी, आपसे आज का पहला सवाल पूछे। हाँ, ठीक है। तो सुनीता जी, आपके पास और मेरे पास, हम दोनों के पास अपने टैरो डेक्स हैं। जैसे जैसे सवाल आएगा उसी हिसाब से हम कार्ड्स निकालेंगे और हम एक लाइव रीडिंग कर रहे हैं अभी। तो आज हम एक लाइव रीडिंग कर रहे हैं जो हमारे ऑडियंस भी देखेंगे और जिन लोगों के सवाल हैं वो भी इस वीडियो पे आके अपने सवालों का जवाब ले सकेंगे। तो सुनीता जी, आज का पहला सवाल है, मैं नियमित रूप से वर्कआउट या डाइट करने की प्रेरणा क्यों नहीं पा रही हूँ, जबकि वजन बढ़ने के बुरे प्रभावों से गुजर रही, इसके सभी बुरे प्रभावों से पीड़ित हूँ। जंक फूड को पसंद भी नहीं करती और फिर भी खा लेती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता मैं ऐसा क्यों करती हूँ। तो ये आपका सवाल है। थैंक यू अंकिता, ये सवाल पूछने के लिए मेरे से। तो मैं अभी टैरो कार्ड पहले शफल कर रही हूँ, क्योंकि जैसे पहले पूछा जाता है क्वेश्चन तो हम उस क्वेश्चन को अपने मन में रख के एक शफल करते हैं। तो यहाँ पे शफल कर लिया और मैं अभी ओके, और 3 कार्ड्स को निकालती हूँ। और तो इस प्रश्न के लिए जो कार्ड्स निकले हैं, वर्ल्ड, लवर्स और 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में। तो वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड और द लवर्स दोनों मेजर अरकना कार्ड्स है। मेजर अरकना कार्ड्स जो होते हैं वो हमारे से के ऊपर जो इन्फ्लुएंसेस है उसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि ये जिस जिस किसी ने भी ये सवाल पूछा है, इसके ऊपर बहुत उसके आसपास के लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस है। और ये कुछ इस तरह जिंदगी में उसके साथ हुआ है जिसके कारण वो चॉइसेस, या तो चॉइसेस है या उसका कोई नजदीक, जैसे कोई स्पाउस होता है, कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होता है, उसका इन्फ्लुएंस के कारण भी उसका वजन का जो है वो ऊपर नीचे जाता रहता है। तो शायद वो इमोशनल बिंजिंग कर रही है या इमोशनली खाना ज्यादा खा रही है, जबकि वो जानती है कि उसको खाना नहीं खाना चाहिए, पर वो बार बार इमोशंस में आके कई बार इमोशनल बिंजिंग जिसे हम कहते हैं वो कर रही है। तो कई इन्फ्लुएंसेस जो उसके कंट्रोल में नहीं है वो उसके ऊपर हावी हो रहे हैं। जैसे आसपास के लोग, हो सकता है घर वाले हों या ऑफिस के या फ्रेंड सर्कल के, वो हो सकता है। और क्योंकि लवर्स आया है इसीलिए उसके नजदीकतम जो इन्फ्लुएंस है उसका ऊपर दर्शाता है। और कई बार चॉइसेस जो हम लोग कर लेते हैं जिंदगी में और उसके साथ हम लोगों को निभाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कई बार हम लोग चूज करते हैं कि हम ये काम कर लेंगे या ये कंपनी में ज्वाइन कर लेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोगों को वो अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद अच्छा नहीं लगता, तो फिर हम
वो ऐसा है जैसे यहाँ पे हलक पे कुछ फंस गया है, ना निकल सकते ना उगल सकते हैं। तो कई बार ऐसी सिचुएशन में जो चॉइस हमने किया है हम लोगों को बहुत अच्छा लग नहीं रहा है, तो कई बार उस इमोशन में आके हम लोग खाते ज्यादा है। और जो 6 ऑफ सोर्ड्स है वो ये हमको दर्शाता है कि उसका मन भी जो है, जिस तरह से वो सोच रही है या सोच रहा है, मुझे नहीं पता लड़की है कि लड़का है, तो वो आराम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस सिचुएशन जो है उनका खाने का, तो उसके कारण वो आराम नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण वो कई बार बीमार भी पड़ रहे हैं। तो अगर उसको ये बीमारी से निकलना है और ये जो सिचुएशन है उसके सामने खाने का, या वो क्यों खा रही है, वो उसने प्रश्न पूछा है, वो शायद इमोशनल रीजंस है, तो उसको वो इमोशंस टटोलने पड़ेंगे और तब जाके उसको समझ में आएगा कि वो किस लिए इतना ना चाहते हुए भी वजन बढ़ रहा है। जी सुनीता जी, ये काफी अच्छा रीडिंग है और इसमें मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जैसे आपने वर्ल्ड कार्ड की बात की है और इमोशनल ईटिंग की बात की है, तो ये भी हो सकता है कि ये जिन्होंने सवाल पूछा है ये एक्चुअली हो सकता है सेंसिटिव है काफी, जिसकी वजह से कोई कुछ कह रहा है या कोई कुछ बोल रहा है तो उससे शायद वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो एक तरीका ये भी उनको देखना चाहिए कि कहीं अगर वो बहुत सारी बातें दिल पे ले लेते हैं तो शायद थोड़ा सा उनको थिक स्किन्ड होना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो बाहर जैसे ही कुछ हो और इमोशनल ईटिंग हो तो वो उससे इम्पैक्ट ना हो और एकदम इमोशनल ईटिंग की तरफ ना जाए। और ये जरूरी नहीं है कि कॉन्शियसली वो इस सेंसिटिव है, हो सकता है सबकॉन्शियसली भी वो सेंसिटिव हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि कई बार वो जंक फूड खाना भी नहीं चाहते लेकिन वो फिर भी खा लेते हैं। तो इसका बहुत क्लियर मतलब है कि ये क्रेविंग नहीं है, ये एक इमोशनल ईटिंग ही है कि आपकी जिंदगी में कुछ हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है और उसके रिएक्शन के तौर पे आप इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं। हाँ अंकिता, आपने सही बोला है। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो मैं अभी आपको पूछ रही हूँ, आप जवाब देंगे इसका जी। कार्ड्स निकाल के। तो प्रश्न ये किसी ने पूछा है, क्या मैं अपनी करियर एस्पिरेशंस के मामले में सही रास्ते पर हूँ और क्या मैं अपनी प्रोफेशनल पोटेंशियल को पूरा कर पाऊंगी? तो पाऊंगी तो लड़की हो है, तो आप जवाब दे सकते हैं। जी बिल्कुल, तो अभी मैं यहाँ पे कार्ड शफल कर रही हूँ और यहाँ पे मैं मल्टीपल कार्ड्स निकालूंगी। सवाल दो पार्ट्स में है। पहला ये है कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ इन टर्म्स ऑफ माय करियर, और दूसरा ये है क्या मैं पोटेंशियल पूरा कर पाऊंगी। तो यहाँ पे पहले मैं शुरुआत सिर्फ दो कार्ड से ही करूंगी, और उसके बाद उसमें दो कार्ड्स और ऐड करूंगी थोड़ा एडिशनल जस्ट सपोर्ट के लिए। तो टोटल में मैं चार कार्ड्स निकाल रही हूँ। जी हाँ। तो पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ। तो यहाँ पे पहला कार्ड जो आया है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स जो हाउस रहता है वो आपके करियर का ही हाउस है और इसमें क्वीन कार्ड आया है जो दर्शाता है कि आप एक्चुअली बिल्कुल सही रास्ते पे हैं और आप जो कर रही हैं वो बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं। हो सकता है कि आप एक लीडरशिप पोजीशन में भी हो, लाइक आपका एक अच्छा डेजिग्नेशन भी हो जहाँ पे आप जो काम कर रही हैं, लेकिन ये डेफिनेटली बताता है कि आप सही रास्ते पे हैं। और इस कार्ड को सपोर्ट करने के लिए जो मैंने कार्ड निकाला है वो आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कार्ड आपको बताता है कि आप जो कर रहे हैं आपने एक्चुअली जिस रास्ते पे आप हैं, आप इस रास्ते पे आपने बहुत मेहनत करी है, आपने इस पे अपना एक पास्ट क्रिएट किया है, एक कुछ क्वालिफिकेशंस क्रिएट किए हैं और बहुत मेहनत की है। लेकिन ये आपको बोलता है कि आप थोड़ा सा थामिए। अभी आपने शायद बहुत काम किया है, हो सकता है आपने कुछ कोर्सेज किए हैं, आपने बहुत कुछ अकम्प्लिश किया है अभी हाल ही में कुछ समय में। लेकिन ये कार्ड आपको बोलता है कि आप सही रास्ते पे हैं, आप भागिए मत, आप एक्स्ट्रा ओवर कॉम्पनसेट मत करिए। थोड़े टाइम के लिए रुकिए और असेस करिए कि आप जो कर रही हैं उसमें आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। थोड़ा सा ये कार्ड आपको बोलता है कि थोड़ा रुक के समझिए कि आप इस जॉब में आप क्या पसंद करती हैं, क्या नापसंद करती हैं। वो आपको थोड़ा सा इंसाइट देगा कि आपको ये सवाल क्यों आ रहा है, क्योंकि पहला कार्ड अब बोलता है कि आप सही रास्ते पे हैं। पहला कार्ड आपको बहुत क्लियरली बता रहा है, और अगर आप सही रास्ते पे हैं और आप मेहनत कर रही हैं और आप अच्छी पोजीशन पे हैं तो आपको ये डाउट कहाँ से आ रहा है, ये डाउट
तो शायद वो उसके लिए आपको बैठ के सोचने की जरूरत है। ये कार्ड आपको बोलता है कि आपने मेहनत करी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक के आप रिफ्लेक्शन का टाइम है, रिफ्लेक्ट करिए और जानने की कोशिश कीजिए कि ये डाउट क्यों आया है, कहाँ से आया है। राइट, ये आपका पहला सवाल का पहला पार्ट है। फिर दूसरा था, क्या मैं अपना पूरा पोटेंशियल कंप्लीट कर पाऊंगी। तो इसमें पहला कार्ड आया है टावर का। ओके, ये कार्ड आपको बोलता है कि अभी कुछ चेंज आने की जरूरत है आपकी लाइफ में। अभी आगे जाके जब आपने पोटेंशियल की बात की, तो कुछ ऐसा चेंज आएगा आपकी जिंदगी में जो शायद कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन वो बहुत ही जरूरी चेंज होगा। कि आप जो भी आप आगे शायद प्लान कर रही हैं, आपने ये सवाल पूछा है तो शायद आपके पास दिमाग में कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आप सोच रही हैं कि कोई और नए नए मतलब शायद आप प्रोफाइल चेंज करना चाह रही हैं, या आप शायद कोई टीम चेंज करना चाह रही हैं, या हो सकता है बिल्कुल ही कुछ अलग रास्ते पे जाना चाह रही हैं। लेकिन ये कार्ड आपको बोल रहा है कि वो चेंज आएगा, शुरू में थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन वो चेंज रिक्वायर्ड होगा। और ये कार्ड एक्चुअली ये भी बताता है कि एक्चुअली जो ये चेंज आएगा, ये एक बहुत डिवाइन चेंज है आपकी जिंदगी में। मतलब आपका लाइफ प्लान है कि ये चेंज आपकी जिंदगी में आए। और ये चेंज क्यों अनकंफर्टेबल है, क्योंकि शायद ये चेंज काफी टाइम से आना चाह रहा है, लेकिन आप उसको आने नहीं दे रही हैं। तो इस तरह से भी शायद अब वो टाइम आ गया है कि ये चेंज आएगा, और ये चेंज बहुत सही टाइम पे आएगा। थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ये जरूरी चेंज है। और ये चेंज आपको एक बहुत अच्छी दिशा में लेके जाएगा। और ये जो चेंज का कार्ड है, ये भी मेजर आर्कना कार्ड है। तो मेजर आर्कना कार्ड जो है वो आपकी सोल जर्नी को इम्पैक्ट करते हैं, जो आपको ये हिंट देता है कि जो ये चेंज आएगा अब आपको एक बहुत अच्छे ट्रैक पे लेके जाएगा। तो इवन दो पहला कार्ड आपको बोल रहा है कि आप सही रास्ते पे हैं और आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शायद ये रास्ता यहीं तक था। और यहाँ तक आते आते इसने आपका साथ भी दिया, आपको वैल्यू भी बहुत दिया है, शायद आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिया है, और भी बहुत सारी चीजें, शायद कुछ रिश्ते दिए हैं, बहुत कुछ दिया है, और आपके स्किल्स अपग्रेड किए हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये रास्ता चेंज होने वाला है। और लेकिन इस इन दोनों स्टेप्स के बीच में रिफ्लेक्शन की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत जद्दोजहद की है, लेकिन अब जरूरत है थोड़ा सा ट्रैक बदलने की। और जो सेकंड कार्ड को सपोर्ट करता है कि जो आपकी जिंदगी में चेंज आएगा, वो सपोर्टिंग कार्ड है आपका पेज ऑफ कप्स, जो आपको बोलता है कि आप अनअपोलोजेटिकली अपने आप जैसे आप हैं आप वैसे रहिए। अपने आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आप क्या करना चाहते हैं करियर में, क्या है जो आपकी इनर कॉलिंग है, जो आपको शायद पता है लेकिन आप उसकी तरफ, या तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देती हैं, या आप उसको सप्रेस करती हैं, या आपको लगता है कि नहीं ये तो दूसरे लोगों का काम है, ये मुझे इसमें नहीं पढ़ना है। तो ये कार्ड आपको बोलता है कि आप अपने आप को सपोर्ट करिए, आप जैसे हैं, जो भी हैं, आप उसको एक फ्रीडम दीजिए अपने आप को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। अब ये दो तरीके से कार्ड आपकी मदद करता है। पहला ये है कि जो आपकी जिंदगी में चेंज आ रहा है, हो सकता है कि ये चेंज जो है आपको बताना चाह रहा है कि आप वो चेंज उस एरिया में लेके आइए जो आपको एक्चुअली में खुशी देता है। और सेकंड, वो आपको इस तरह से मदद कर सकता है कि जब ये चेंज आ रहा है आपकी जिंदगी में, उस चेंज को थोड़ा आसान करने के लिए आप साइड बाय साइड अपनी कुछ हॉबीज हो सकती हैं, आपके कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं, आप उन सब चीजों पे ध्यान दीजिए, और आप कैसी हैं और आप कैसे रहना चाहती हैं, कैसी जिंदगी जीना चाहती हैं, आप अपनी ऑथेंटिक रियलिटी में जिए, तो वो आपको बहुत मदद करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, नौकरी जब भी हम कोई जॉब करते हैं, तो उस जॉब में हम अपनी पर्सनालिटी चेंज करते हैं, हम जैसे हैं वैसे ना रह के किसी और की तरह बिहेव करना चाहते हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में कई बार ऐसा, अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में है तो कई बार ऐसा होता है कि आपके चेकलिस्ट होते हैं कि मुझे ऐसा रहना चाहिए, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये करना है, और उन सबके बीच में आप खुद को खो देते हैं, आप अपनी खुद की आवाज खो देते हैं। जैसे कितने लोग अपने ओपिनियंस नहीं देते, आइडियाज नहीं देते हैं। तो ये कार्ड आपको बोलता है कि आप जैसे हैं एकदम सही हैं, आप एक जैसे हैं एकदम परफेक्ट हैं, आप एकदम वैसे ही बनिए, अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करिए। तो इस तरह से ये कार्ड्स आपको बेसिकली आपका ओवरऑल मैसेज है कि आप जिस रास्ते पे हैं वो अच्छा रास्ता है। अभी तक उस रास्ते ने आपको बहुत ज्यादा मदद की है, लेकिन अब कुछ बदलाव आने की जरूरत है। और इसके लिए
पहला कदम आपको जो करना है वो है रिफ्लेक्शन। थोड़ा अपना इंटरनल रिफ्लेक्शन करिए कि ये डाउट्स आपके लाइफ में क्यों आ रहे हैं। और सेकंड, आप जैसे हैं अपनी ऑथेंटिक फीलिंग्स को, अपने ऑथेंटिक पर्सनालिटी को बाहर आने दीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप अपनी ऑथेंटिक लाइफ जिए। क्योंकि अगर आप ऑथेंटिक लाइफ जिएंगे तो आपके मन में ऐसे सवाल नहीं आएंगे। तो ये आपके लिए रीडिंग है। तो सुनीता जी, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगी? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो दर्शाता है कि ये जिसने भी सवाल पूछा है थोड़े से कंप्लेसेंट हो गए हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, तो सब एक तरह से सेट हो गया है। तो कई बार बोर हो जाते हैं ना, हर रोज रोज सेम सेम काम कर करके। तो जहाँ आपका टावर का कार्ड दिखा रहा है कि सडनली कुछ चेंज, कुछ बदलाव जरूर आने वाला है। फोर ऑफ सोर्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग है कि जहां आपने बोला है पॉज करने का है, तो शायद ये बहुत सोच रही हैं और तो उनको अपने सोच पे एक थोड़ा सा पॉज डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ ज्यादा उनके मन में चल रहा है। और आपका पेज ऑफ कप्स है शायद, राइट? पेज ऑफ कप्स में ये कह रहा है कि आपको जो मिलने वाला है, जो बदलाव आने वाला है, उसको कहीं आपको स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब आपको एक्सेप्टेंस लाना है अपने अंदर। बस इतना ही एक्स्ट्रा जो आपने बोला, बहुत सही बोला। उसके ऊपर जो मुझे लगा तो मैंने आपको बोल दिया। जी बिल्कुल सुनीता जी, चलिए यहाँ से अपने अगले सवाल पे चलते हैं। मेरे पति और मैंने अपनी 7 साल की शादी में इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की है, लेकिन क्या किस्मत ने हमारे लिए एक बच्चा प्लान किया है? काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और मैं इसके लिए अभी शफल कर रही हूँ। और तो मेरे पास 4 कार्ड्स हैं, और एक कार्ड जैसे उड़ के गया है, तो आई विल जस्ट हैव टू गो एंड गेट दैट कार्ड। अंकिता, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है, जिसने भी पूछा है। तो मेरे पास 4 कार्ड्स निकले हैं। एक जंप कार्ड है, जो मैं शफल कर रही थी तो वो एकदम से जंप करके बाहर निकला है। जो सबसे पहला कार्ड निकला है वो है ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये कहते हैं कि शायद इन्होंने कंफर्ट जोन में चली गई हैं, और इसके लिए वो अपने जिंदगी में एक बदलाव, जो जो बच्चा लाएगा वो एक बदलाव लाएगा। वो बदलाव शायद बहुत एक्सेप्ट करने में उनको तकलीफ हो रही है। के तो कई बार जब बच्चा आता है तो हम लोगों को रेडी होना पड़ता है बच्चे के लिए। तो वो शायद मेंटली या फिजिकली वो रेडी नहीं है उसके लिए। तो वो एक कंफर्ट जोन में चली गई हैं बिना बच्चे का, जैसे उनका लाइफस्टाइल चल रहा है, उसके कारण वो शायद अभी फुल्ली तैयार नहीं है उस चेंज के लिए। सेकंड वाला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो किंग ऑफ सोर्ड्स में ये रिवर्स में आया है, तो इसका ये मतलब है कि उनका जो सोच है वो क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सवाल में ये कहा है कि उन्होंने अपने पति से बात नहीं किया है, तो शायद वो रिवर्स में जो आ रहा है वो हमको दर्शा रहा है कि उन्होंने अपने पति से बात नहीं किया है, और पति के शायद कुछ अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं जो इनके व्यू सोच से मेल ना खाती हो। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है, द थर्ड कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि सब जो है वो बदल सकता है, वो स्थिति बदल सकती है और बहुत जल्दी बदल सकती है ये स्थिति। और पर उनको एक्सेप्टेंस लाने की जरूरत है अपने अंदर, और बातचीत करने का है। क्योंकि कई बार होता है हम सोचते हैं कि हमको ये चीज चाहिए, या जैसे इनको एक बच्चा चाहिए, पर हो सकता है कि उनके पति रेडी ना हो, या उनका खुद का विचार कुछ और अलग हो। तो बातचीत करके एक डिसाइड कर ले, तो फिर आगे उनके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून तो कह रहा है हो सकता है, ओके, पर तैयारी होनी चाहिए, तैयारी उनके
अभी है नहीं। एंड द लास्ट कार्ड जो जंप कार्ड था, जो जब मैं शफल कर रही थी उछल के बाहर निकला है, वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली ये कह रहा है कि उनकी पूरी तैयारी खत्म हुई नहीं है और वो अभी भी उस चीज से जूझ रही हैं, खुद ही जूझ रहे हैं। तो फिर किसी और को बताने में भी झिझक होती है एक तरह का, क्योंकि हम खुद तैयार नहीं हैं फुल्ली अपने मन में। तो फिर हम जब दूसरे को बोलेंगे तो वो झिझक से ही बात निकलेगी। अगर हम खुद कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम किसी और कोई और हमारे सामने अगर बोलते भी हैं कि नहीं ये शायद ब्लॉक हो सकता है या ये कुछ अलग हो सकता है, तो भी हम अपने बात पे डटे रह सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि नहीं, इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ पूरा खुद का तैयारी ना हो तो फिर हम दूसरे को समझाएं और दूसरे को किस तरह से प्रोत्साहन करें कि वो हमारे नजरिए से उस बात को देख सके। तो ये कई, जैसे कहते हैं, ग्राउंड वर्क करने की बहुत जरूरत है इस क्वेश्चन में। तो ये अगर ग्राउंड वर्क कर लेते हैं तो 100% व्हील ऑफ फॉर्चून तो कहता है कि कभी भी ये स्थिति बदल सकती है, पर उनको ये सब कई चीजें के ऊपर ध्यान देना है और बातचीत करनी है, खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को एक लेवल तक लेके आने का है और उनके हस्बैंड के साथ जो कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत है कि मैं ये डिसीजन लेना चाहती हूँ और इस डिसीजन पे मैं अडिग हूँ। तो फिर आगे जाके आप में वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन का एक स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखा सकते हैं। और अगर वो कोई ब्लॉक डाल सकते हैं या वो कोई चीज बोलते हैं तो आप डटे रह सकते हैं, उसके लिए काम करने की जरूरत। जी। तो मैं बस थोड़ा सा ये ऐड करूंगी कि इस रीडिंग में आपके दो पेंटिकल कार्ड्स हैं, एक है 4 ऑफ पेंटिकल्स और एक 8 ऑफ पेंटिकल्स जो उसका डबल है। और पेंटिकल्स जो होते हैं वो आपकी अर्थ रियलिटी, आपकी फैमिली लाइफ, इन सब चीजों को दर्शाते हैं। और आपका तीसरा कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपका यहाँ पे स्पेसिफिक सवाल था कि हमने इस बारे में बात नहीं की है, लेकिन यूनिवर्स क्या कहता है। तो यूनिवर्स बहुत क्लियर है कि अगर आपको ये चाहिए तो आपके लिए ये रास्ता हमेशा खुला है, ये ऑप्शन आपके लिए रेडी है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लॉक यही है कि आपको नहीं पता आप क्या चाहते हैं। और यहाँ पे आपका जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स आपका कम्युनिकेशन का भी बहुत अच्छा कार्ड है और वो किंग आया है और वो रिवर्स आया है, विच मीन्स के ये डिसीजन सिर्फ आपका और आपके हस्बैंड का है। आपका सवाल था कि यूनिवर्स इसके बारे में क्या सोचता है, इवन तो हमने बात नहीं की, लेकिन मेरा ये आंसर होगा कि यूनिवर्स का इसमें कोई से नहीं है। यूनिवर्स ने आपके लिए ऑप्शन खुला रखा है। सिर्फ एक ही रीजन है कि आपको बात करनी है, और क्योंकि ये किंग एनर्जी है और अभी वो कम्युनिकेशन बंद है, जैसे ही आप उस कार्ड को रिवर्स करेंगे तो वो आप दोनों के लिए एट ऑन अ रिलेशनशिप लेवल भी एक बहुत अच्छी चीज होगी। क्योंकि हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन या रादर लैक ऑफ कम्युनिकेशन सबसे बड़ा रीजन है कि ये डिसीजन ना इधर है ना उधर है। तो यहाँ पे यूनिवर्स हैज नो से, ऑल द से इज इन योर कोर्ट। आपको देखना है कि आपको ये चाहिए या नहीं। और डेफिनेटली सुनीता जी, जो आपने बोला है रेडी होने की बात, काम करने की बात, अपने कंफर्ट जोन से निकलने की बात, ये सब चीजें इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी। और कंफर्ट जोन से निकलने का मतलब ये भी है कि आप आगे जाके अपने पार्टनर से बात करें एक ओपन माइंड से कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ताकि आप डिस्कस करके डिसाइड कर सके, ना कि आप पहले सोचे मैं ये सोचती हूँ और फिर मैं आप उसको डिसीजन को लेके अपने हस्बैंड के पास जाए। आप दोनों अपने डाउट्स, फियर्स, कॉन्फिडेंसेस, हर चीज बात कर सकते हैं। अंकिता, चलिए मैं अगला सवाल पूछती हूँ आपसे। जो हमारे श्रोता या पार्टिसिपेंट्स ने हमको पूछे हैं, ये प्रश्न है, मैं अक्सर अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाती हूँ जहाँ लोग जिनसे मैं काम करती हूँ या मिलती हूँ बिना पूछे अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ शेयर कर देते हैं। क्या ये किसी तरह का इंडिकेशन है कि मुझे इस चीज में अपना करियर का परस्यू करना चाहिए, या मेरे इंट्यूशन ये कह रहा है हो सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ
कि यूनिवर्स इसके बारे में क्या सोचता है। तो मतलब कहीं ये कई लोग इनसे शायद बहुत सारे सवाल पूछते हैं और एडवाइजेस लेते हैं, और वो चाहती हैं कि शायद एक न्यू वेन्यू खुले उनके लिए, तो या उस दिशा में वो आगे बढ़ना चाहती हैं, थेरेपी या मे बी काउंसलिंग या मे बी एनी ऑफ दीज फील्ड्स। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो, जिससे पहले कि मैं कार्ड निकालूं, पहला एक जंप कार्ड निकला है और ये कार्ड है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स आपका एक करियर का ही कार्ड है। आपने करियर के बारे में ही या एक उस दिशा के बारे में सवाल पूछा है। तो ये भी आपको एक अप्रिशिएट करने के लिए और रिफ्लेक्ट करने के लिए ये कार्ड बोल रहा है कि ये आपकी जिंदगी में ये कब से हो रहा है। क्या ये पिछले कुछ महीनों से हो रहा है या ये बचपन से हो रहा है। तो आप उस चीज को एक बार ध्यान से देखिए कि ये कब से आपके साथ ऐसा हो रहा है। क्या हमेशा से ऐसा रहा है कि लोग आपके पास एडवाइस लेने आते हैं और आप हमेशा बहुत अच्छी उनको एडवाइस देती हैं या काउंसलिंग देती हैं, या आपको लगता है कि आपका एक पर्सपेक्टिव जिंदगी को लेके ऐसा है कि आप लोगों की मदद कर पा रही हैं इस चीज को लेके। तो ये पहले, बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग, ये जंप कार्ड निकला है तो ये आपको थोड़ा इंडिकेशन दे रहा है कि ये पैटर्न को समझने के लिए कि क्या ये नया है या ये आपके साथ हमेशा से चलता आ रहा है। तो वो आपको एक बार समझने में हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स बहुत ज्यादा है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आपके साथ बहुत समय से चलता आ रहा है। और अगर ये बहुत समय से चलता आ रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा आपको इसमें इंटरेस्ट दिखाने की जरूरत है। अब देखते हैं बाकी और कार्ड्स क्या बोलते हैं। तो हम फाइनल रीडिंग में ये कार्ड उस रीडिंग में कंबाइन करके इसको कार्ड को दोबारा देख। तो मैं 2 कार्ड निकाल रही हूँ और फिर हम तीसरे से कंबाइन करेंगे। ओके। तो पहला आपका कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है। ये कार्ड बेसिकली आपको एक तरह से ये दिखा रहा है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ है पर आपकी नजर कहीं और है। आप ऑलरेडी आपकी इंटरेस्ट, आपकी एनर्जी, सब कुछ आप एक चीज में डाल रहे हैं, पर आपको कहीं और दिशा में देख के लग रहा है कि शायद मेरा इंटरेस्ट वहां है। तो डेफिनेटली ये कार्ड थोड़ा आपको बोलता है कि करियर चेंज वाली सिचुएशन या नहीं है। इंडिकेशन आपको है, आपका इंट्यूशन बोलता है कि हाँ शायद आपको इस चीज में जाना चाहिए। लेकिन कार्ड ये बोल रहा है कि जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है, वो सोच आपके लिए सही है, और मे बी एज अ करियर चेंज आपको उस दिशा में कंप्लीटली शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा कार्ड है आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि शायद करियर चेंज ना होके ऐसा है कि आप लोगों के बर्डन्स अपने ऊपर ले रहे हैं। कि ऐसा नहीं है कि आप एक थेरेपिस्ट के पर्सपेक्टिव से लोग आपके पास आ रहे हैं या एक काउंसलिंग के लिए लोग आपके पास आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं जहां पे इमोशनली लोग आपके ऊपर अपना बहुत सारा बैगेज, अपना बर्डन जो है वो आपके ऊपर डाल देते हैं, और जिसके वजह से आपको परेशानी होती है और आप एक तरह से उस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन ये भी एक हेल्दी चीज नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों कार्ड्स बोलूं, ये दोनों स्वॉर्ड्स हैं जो एक अगेन आपकी मेंटल एबिलिटी, मेंटल थिंकिंग पे आते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप शायद दूसरे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं या बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपेंड करते हैं, और शायद उसकी जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ये बैलेंस लाने की जरूरत है, जहाँ पे आप एनर्जी दूसरों पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं और अपने ऊपर नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं इसको तीसरे कार्ड से कंबाइन करूं तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि आपको किसी ना किसी तरह से काउंसलिंग या थेरेपी में जाना चाहिए। लेकिन तो एक तरह से जब आप एक एनर्जेटिक वर्क में जाते हैं तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है ये जानना कि आप अपनी एनर्जी कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये काउंसलिंग का, थेरेपी का रास्ता आपके लिए खुलता है, बट मैं कहूंगी कि यहाँ पे वो रास्ता है ताकि आप अपने ऊपर काम कर सके। आप उन टेक्निक्स को सीखिए, जैसे आप रेकी सीख सकते हैं, आप टैरो रीडिंग सीख सकते हैं, पर इन चीजों को आप अपने लिए इस्तेमाल करिए सबसे पहले। और उसके बाद अगर लगता है कि आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप वो करिए, लेकिन वो एक इस पर्सपेक्टिव से होना चाहिए कि आप उस चीज में आप सर्व कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आके आपके ऊपर अपना जो बर्डन है वो डंप कर रहे हैं। तो ये उस पर्सपेक्टिव से नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस से, हीलिंग, शेयरिंग, सर्विंग मेंटालिटी से होना चाहिए। तो पहली बात तो मैं कहूंगी कि ये करियर चेंज नहीं है, बट एज अ हॉबी और एज अ साइड
इंटरेस्ट आप इसको डेफिनेटली पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी मदद करेगा एक बाउंड्री क्रिएट करने में और अपनी खुद की हीलिंग करने में। तो ये मेरी आपके लिए रीडिंग है। तो सुनीता जी, आप क्या कहेंगी इस बारे में? बिल्कुल, जो इनका सोच है वही इनके लिए बर्डन बन रहा है। तो आपने सही पकड़ा उसको कि उनको लग रहा है जैसे शायद वो बहुत सालों से ये कर रही हैं। मुझे इस तरह से इंट्यूशन हो रहा है कि वो सालों से कर रही हैं, और क्योंकि कई लोगों को आसान होता है एडवाइस देना, तो लोग आते हैं उनसे एडवाइस लेने के लिए। तो शायद इनके साथ भी यही चीज चल रही है। पर करियर ऑप्शन ऐसा तो नहीं है, पर जैसे आपने बोला कि आप सीख सकते हैं कई चीजें, तो अगर वो उस दिशा में कदम बढ़ाएं तो शायद उनको भी क्लैरिटी से पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। क्योंकि इन्होंने अभी तक वो क्लैरिटी से सोचा नहीं है, मतलब अपने मन में सोच लिया कि सब लोग मेरे से एडवाइस पूछ रहे हैं तो शायद मेरा करियर बदलने का टाइम आ गया है। पर अगर करियर बदलने का है तो आपको कई चीजों करनी पड़ेगी। तो अगर वो एक दो चीजें सीख लेती हैं तो उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, शायद ये मेरा ऑप्शन है या नहीं है। नो, तो एक डेफिनेटनेस अपने सोच में आएगा। बिल्कुल सुनीता जी, एक चीज अगर और मैं ऐड करूं कि ये रीडिंग जैसे आपने बोला था 6 महीने के लिए अप्रोक्सीमेटली वैलिड है, तो इमिजिएटली इसके ऊपर आप डिसीजन ना लें। लेकिन अगर आप मतलब 6 महीने के अंदर जैसे आप एक आधा कुछ अगर कोर्स करते हैं, सीखते हैं, तो शायद 6 महीने के बाद आप ये दोबारा चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ बदला है आपकी एनर्जी में या किसी और चीज में। तो आप डेफिनेटली वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए सुनीता जी, अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है आपके लिए। मेरे लिए जिंदगी बहुत आसानी से असंतुलित हो जाती है और फिर से संतुलन लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं इससे कैसे उभर सकता हूँ? मैं इससे कैसे उभर सकता हूँ? चलिए थोड़े से कार्ड्स निकालते हैं इसी सवाल को मन में रख के। एक जंप कार्ड निकला है, और मैं दो और कार्ड निकाल रही हूँ। जो कार्ड निकले हैं वो ये हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स, और जो जंप कार्ड था वो था स्ट्रेंथ। मेजर आर्कना कार्ड है स्ट्रेंथ। तो इन्होंने अपने जिंदगी के बारे में बोला है कि इनकी जिंदगी असंतुलित बहुत जल्दी हो जाती है और इसको संतुलन में लाना मुश्किल होने लगता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इन्होंने शायद नया काम चालू किया है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो नया काम हो सकता है, नया एक्शन कुछ नया कर रहे हैं। तो जब हम कभी भी जिंदगी में नया कुछ चालू करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है उसको सेटल होने के लिए। तो शायद वो उस स्टेज पे है जहां वो सेटल अभी तक हुआ नहीं है, तो उसके कारण उनको असंतुलित लग रहा है उनकी जिंदगी। और पेज ऑफ कप्स जो है इमोशनल भी है, ये एक तरह से कई चीजें ये इमोशनली सोचते हैं, बहुत बार ये इमोशंस में डूब जाते हैं। तो उसके कारण भी इनका असंतुलन हो सकता है कि भावात्मक पूर्ण जब वो कई बातें सोचते हैं तो उस हिसाब से उनको एक एक होता है थॉट प्रोसेस जो दिमाग से हम सोचते, एक होता है जो दिल से सोचते। तो ये दिल से सोचने वाले हैं, और जब ये दिल से सोचते हैं तो कई चीजें इनको ठेस पहुंचती है, उनके फीलिंग्स को हर्ट करता है, और शायद सेंसिटिव भी है एक तरीके से। तो सेंसिटिव होके इनको ज्यादा फील होता है, मतलब नॉर्मल पीपल से थोड़ा सा ज्यादा इनको सेंसिटिव होने के कारण ज्यादा फील होता है। कई लोगों की बातें ज्यादा फील होती हैं, एक्शंस ज्यादा फील होता है, या डिसीशंस ज्यादा फील होता है। तो दो चीज जो इनकी जिंदगी में अभी दिख रही है
मतलब इन्होंने कुछ नया चालू किया है और ये सेंसिटिव भी है। तो शायद जब हम नया कोई काम चालू करते हैं, कई लोग आके हम लोगों को कुछ उटपटांग सी बातें बोलते रहते हैं, कई लोग उनके डाउट्स आपके ऊपर डाल देते हैं। तो जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो ये चीजें पकड़ लेते हैं और वो अपने ऊपर का जो विश्वास है वो विश्वास खोने लगते हैं या डगमगा जाता है उनका विश्वास। तो मे बी दिस इज व्हाट द रीजन दैट आई एम गेटिंग इज कि उनकी जिंदगी जो असंतुलित हो रही है वो सिर्फ सिर्फ इसलिए कि वो अपने ऊपर विश्वास ज्यादा होना चाहिए, ना कि दूसरों के सोच पे या दूसरों के फीलिंग्स के ऊपर हमारा विश्वास टिका रहना चाहिए। क्योंकि जो थर्ड कार्ड है, जो जंप कार्ड आया था, वो स्ट्रेंथ था। जो मेजर अरकना कार्ड है, जो स्ट्रेंथ वाला कार्ड है, तो वो स्ट्रेंथ वाला कार्ड ये कहता है कि इनके अंदर वो क्षमता है, वो चीज है जिससे वो हर हर ऑब्स्टिकल को पार कर सकते हैं, हर चीज के बियॉन्ड जा सकते हैं और अपनी जिंदगी को संतुलन में आराम से ला सकते हैं। जहां वो अपने स्ट्रेंथ के ऊपर विश्वास रखें, अपने इनर स्किल्स एंड एबिलिटीज के ऊपर विश्वास रखें। अगर वो विश्वास रखते हैं तो उनका जिंदगी संतुलन में बहुत आसानी से आ जाए। तो मेरे ख्याल से तो उनको दूसरों की बातें न सुन के खुद की चीज चलानी चाहिए और थोड़ा सा दिल से ना सोचे, दिमाग से सोचे और अपने स्किल्स और एबिलिटीज के ऊपर ज्यादा विश्वास। जी बिल्कुल, इसमें एस ऑफ वॉन्ड्स जो आया है उससे मुझे ये भी लगता है कि शायद आपकी जिंदगी में असंतुलन की वजह ये भी है कि आपकी नजर हमेशा दूसरों पे रहती है। शायद आप बहुत कंपैरिजन करते हैं कि दूसरे लोगों की जिंदगी में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो क्या अचीव कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप जो भी आप कर रहे हैं आपको लगता है कि शायद शायद आप उस डिसीजन में आप ठीक से ग्राउंड नहीं हो पाते हैं। आपको लगता है कि ये करना चाहिए था या वो करना चाहिए था। हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपने एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस्ड है कि अपना रास्ते पे ध्यान ना देके आप दूसरों के, थोड़ा वो कंपैरिजन मेंटालिटी हो सकती है। और सेकेंडली जैसे सुनीता जी ने कहा कि थोड़ा ओवर सेंसिटिविटी के लोग आपको कुछ कह रहे हैं, उस चीज को लेके हो सकता है। लेकिन स्ट्रेंथ कार्ड ये दिखाता है कि आप अपने आप को गलत ना ठहराएं। आप अपनी गलतियों पे फोकस ना करके अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें। जब कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ है ही नहीं और हम अपने आप को बहुत ज्यादा गलत ठहराते हैं कि मैं, मेरे से ये क्यों नहीं हो पाता है या मैं ये क्यों नहीं कर पाता। तो वो शायद आपको एक क्लैरिटी देगा कि आप अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करें और अपनी वीकनेसेस को भी प्यार से हैंडल करें, हार्शनेस के साथ ना करें। जैसे आप ये कार्ड में देखते हैं कि वो एक लायन को टेम, जैसे ऑलमोस्ट टेम कर रही है। तो वो आपको दिखाता है कि आप प्यार से हैंडल करिए। जैसे आप सेंसिटिव हैं तो आप अपनी गलतियों की तरफ या जो आपको लगता है आपके फ्लॉज हैं, आप उनकी तरफ भी एक सेंसिटिविटी के साथ उनको ट्रीट करें, तो वो आपको एक बैलेंस लाने में बहुत मदद करेगा। जी चलिए अंकिता जी, इस बार का आखिरी क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछती हूँ। मैं लोगों को खुश करने वाला इंसान हूँ, तो ये लड़का है डेफिनेटली, यानी कि पीपल प्लीजर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपनी इस टेंडेंसी को कैसे सुधार सकता हूँ। ओके ठीक है। तो इसके लिए हम 3 कार्ड निकालेंगे। पहला कार्ड मैं ये निकालूंगी कि ये आपकी जो पीपल प्लीजिंग कैपेबिलिटी है या आपकी जो ये हैबिट है ये कहाँ से आई है और इसका पास्ट क्या है। पहला कार्ड हम ये निकालेंगे, ठीक है। ओके, फिर दूसरा कार्ड मैं निकाल रही हूँ कि एक सॉर्ट ऑफ अ वैलिडेशन कार्ड कि आज आपकी सिचुएशन क्या है, मतलब पीपल प्लीजिंग के वजह से आपको कैसे सिचुएशंस आपके लाइफ में क्रिएट होते हैं और जो आपको डील करने पड़ते हैं। और तीसरा मैं निकाल रही हूँ कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, या फिर कोई रिसोर्स जिसकी आपको जरूरत है। जी, तो पहला कार्ड है कि ये कहाँ से आ रहा है। तो आपका आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपका जो कार्ड है ये एक इनर कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है और एक इम्बैलेंस का कार्ड है कि आप कोशिश करते हैं बैलेंस करने की, लेकिन आपके नजरिए में बैलेंस तभी है जब सामने वाला खुश है, ना कि जबकि आप खुद खुश हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये आपने कहाँ से सीखा है, क्या आपकी फैमिली में कोई है जो ऐसा करता है, क्योंकि ये पास्ट का कार्ड है।
तो यहाँ पे आपको देखने की जरूरत है। यहाँ पे क्योंकि दो है तो मैं यहाँ पे एक बार मेरे दिमाग में आता है कि आप अपने पेरेंट्स की तरफ देखिए, क्या आपके पेरेंट्स में कोई है जो ऐसा करता है। और पेंटिकल्स भी आपका एक एनर्जी, फैमिली या वर्ल्डली एनर्जी वाला कार्ड होता है। तो आप देखिए कि आपकी जिंदगी में ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आ रहा है जो आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं पर नहीं कर पाते हैं। बट ये कहीं ना कहीं या ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है आपका, या आपके पेरेंट्स से कहीं से हो सकता है, या पेरेंट्स या बड़े होते हुए आपने किसी हो सकता है रिश्तेदार को देखा हो या किसी और को देखा हो जो ऐसा करता हो। तो ये आपको पहला स्टेप है पहचानना कि कहाँ से आ रहा है। जब आप वो देखेंगे तो आपको एक थोड़ा इंसाइट मिलेगा, एक एक्सेप्टेंस मिलेगा कि वहां से मैंने ये सीखा है। और ये आपको समझने में भी हेल्प करेगा कि कई बार हम अपने पेरेंट्स की तरफ लॉयल्टी की वजह से उनकी हैबिट्स उठा लेते हैं, अच्छी भी बुरी भी। तो क्या ये पीपल प्लीजिंग हैबिट आपके पेरेंट्स की है? तो ये सवाल एक बार इंट्रोस्पेक्ट करिए, रिफ्लेक्ट करिए जानने के लिए कि ये कौन है जिसको देख के आपने ये सीखा है। तो ये आपका पहला कार्ड है। फिर दूसरा कार्ड है कि पीपल प्लीजिंग के वजह से क्या आपकी जिंदगी में आजकल हो रहा है, कहाँ पे आप परेशान हैं। तो यहाँ पे एक डेविल कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड आपको बोलता है कि बेसिकली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हैं, पर वो प्रॉब्लम्स आपकी खुद की क्रिएटेड है। हम पीपल प्लीजिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, या जो हम पाना चाहते हैं वो हम पा नहीं पाएंगे। या अगर हमें कुछ प्रमोशन चाहिए, या अगर हमें कुछ फ्रेंडशिप चाहिए किसी की, या कोई रिश्ता चाहिए, वो रिश्ते को पूरा रखने के लिए मुझे वो पीपल प्लीजिंग करना पड़ेगा। लेकिन ये कार्ड आपको ये बोलता है कि अगर आप पीपल प्लीजिंग आज से इमिजिएटली बंद कर देंगे तो आपकी जिंदगी में जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो फिर भी आएंगे। क्योंकि ये कार्ड बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम जो है आपने अपने लिए खुद क्रिएट की है और इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली पीपल प्लीजिंग से आपको फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं। अब देखिए ये कार्ड बहुत स्पेसिफिक कार्ड होता है, क्योंकि अगर आप इस कार्ड में देखें कि यहाँ रास्ते में इनके गले में ये जंजीरें पड़ी हैं, लेकिन एक्चुअली ये जंजीर इतनी ज्यादा ढीली है कि आप उसको लिटरली ऐसे उतार के फेंक सकते हैं। तो ये कार्ड आपको बोलता है कि आपकी खुद की क्रिएटेड प्रॉब्लम है जिससे आपको लग रहा है कि शायद ये करने से कुछ फायदा होता है। पीपल प्लीजिंग यूजुअली एक सबकॉन्शियस टेंडेंसी होती है। आपके अंदर अवेयरनेस है, इसके लिए आप पहचान पा रहे हैं कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है जो सही नहीं है। लेकिन ये एक सबकॉन्शियस टेंडेंसी होती है जो आपको बताती है कि ये करने से शायद मेरा फायदा हो रहा है। लेकिन ये कार्ड आपको बताता है कि इससे कोई फायदा नहीं है, ये आप सिर्फ अपने लिए आपने इसको रोक के रखा है। और तीसरा जो आपका कार्ड आया है वो है सिक्स ऑफ कप्स, जो एक बहुत ही बैलेंसिंग एनर्जी है। और ये बेसिकली ये कार्ड बहुत ही प्यारा कार्ड है जो आपको बोलता है कि गिव और टेक एक बहुत ही बैलेंस में होना चाहिए, जो हमारे रीडिंग के लिए एक बहुत ही परफेक्ट कार्ड है। क्योंकि आप पीपल प्लीजिंग में हम क्या करते हैं, हम दूसरे के बारे में सोचते हैं और अपने बारे में नहीं सोचते। और ये कार्ड आपको बोलता है कि आपको वो बैलेंस लाने की जरूरत है। अब यहाँ पे भी ओके, अब ये कार्ड में ऐसा दिखता है कि जैसे एक बच्चा है जो एक किसी बड़ी उम्र की औरत को कुछ दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले कार्ड की बात की कि हो सकता है ये आपने बचपन में किसी से सीखा है, हो सकता है अपने माँ बाप से सीखा हो, अपने किसी ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा हो, किसी अंकल आंटी से सीखा हो। तो आपको ये जो आपने उनसे सीखा है आप उनको वापस करिए, और आप एक बैलेंस अपनी जिंदगी में लेके आइए जहाँ पे आप ये बहुत क्लियर इंटेंशन के साथ देखिए कि जो भी मैं सामने वाले के लिए करना चाह रहा हूँ, क्या ये एक अच्छी इंटेंशन से कर रहा हूँ या मैं एक पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड से कर रहा हूँ। क्योंकि इन अ वे पीपल प्लीजिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, कि आप जो है, जो आप सोचते हैं, आप सामने वाले को वो सच्चाई नहीं बता रहे हैं, आप उन्हें ये बता रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं, या आप उनके साथ वैसा ट्रीट कर रहे हैं जैसा वो देखना चाहते हैं। तो ये कार्ड आपको बोलता है कि आप अपने खुद के मन से पूछिए कि आपकी सच्चाई क्या है, आप जो कर रहे हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है, जो आप बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? अपने साथ एक सच्चाई के साथ जी के, और ये जान के कि ऐसा क्या है जो आप चाहते हैं और आपके लिए सच है। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, आप अपनी एक एनर्जी को रिस्पेक्ट देंगे कि मेरी भी इस दुनिया में जगह है, जो मैं सोचता हूँ करता हूँ, जो मेरे आइडियाज हैं उनकी वैल्यू है। जब आप अपने आइडियाज की, अपनी एनर्जी को एक स्पेस देंगे कि हाँ इस दुनिया में जो मैं चाहता हूँ वो भी सच है, वो भी वैसा होना चाहिए, तो उस तरह से वो एक बैलेंस आ जाएगा। क्योंकि सामने वाला आपको देखेगा, जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो नहीं देखेगा। तो ये बैलेंस एनर्जी जो है ये आपकी मदद करेगी इस पीपल प्लीजिंग कैपेबिलिटी को हटाने में। बट यहाँ पे भी
मैं बोलूंगी ये पहला कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको दिखा रहा है कि आप समझिए पहले ये आया कहाँ से है। जब आप ये समझ लेंगे तो ये बैलेंस अपने आप आने में आपको बहुत ज्यादा मदद हो। तो ये है आपकी रीडिंग। तो सुनीता जी, आप इस बारे में क्या कहेंगी? आपने सही पकड़ा कि ये पास में से आ रहा है और कहीं तो इनके बचपन से आ रहा है। पीपल प्लीजिंग जिसे हम कहते हैं, ये एक मुखौटा टाइप है। अपना खुद का ट्रू फीलिंग्स जो है कहीं पीछे छुपा के दूसरों को जो अच्छा लगता है वो काम करना। तो दूसरों को खुश क्यों करना चाहते, खुश अगर दूसरे होंगे तो वो क्या देंगे, ये बातें सोचने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम अपने आप को खुश नहीं रख सकते पर दूसरों की खुशी के बारे में ही सोचते रहते हैं तो ये गलत बात है। क्योंकि हम जो जन्म ले रहे हैं इस दुनिया में वो हमारी जिंदगी जीने के लिए ले रहे हैं, ना कि दूसरों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए या उनको खुश कर रखने के लिए। तो हमको हमारी जिंदगी संवारने का, हमारी जिंदगी जीने का हमको हक है। और ये बुनियादी हक कहाँ पे छूटा जा रहा है ये समझने की उनको जरूरत है। और जब ये समझ लेंगे तब वो अपने आप ये पीपल प्लीजिंग का जो ये इन्होंने एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म चालू किया है वो बंद कर देंगे। तो उनको खुद को समझने की जरूरत। तो जी सुनीता जी, आज बहुत मजा आया ये रीडिंग करके, लाइव रीडिंग करके, और आपके साथ, क्योंकि हमने पहली बार ये एक साथ किया है। तो डेफिनेटली आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमने एक ने नहीं बल्कि दो थेरेपिस्ट ने आंसर करे हैं, तो इनका बहुत ज्यादा वैल्यू है। और मैं हमारे लिसनर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि इवन दो ये क्वेश्चंस किसी और के हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी आंसर सुनते हुए लगे कि हाँ ये आपके भी किसी काम आ सकता है, आपकी भी किसी इश्यू में क्लैरिटी दे सकता है, या आप अगर किसी को जानते हैं उनको ये आंसर्स हेल्प कर सकते हैं, तो आप ये उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके भी कुछ सवाल है तो आप डेफिनेटली वो भी हमें चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन आज का एपिसोड बहुत मजेदार था सुनीता जी, बहुत मजा आया। टैरो रीडिंग एक ऐसी आर्ट है जो हम दोनों उसको बहुत मतलब बहुत डेडिकेशन से फॉलो करते हैं, अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करते हैं। तो होपफुली आज हमारे जो ऑडियंस है उनको भी बहुत मजा आया होगा ये देख के कि एक टैरो सेशन कैसा दिखता है, और अगर आप टैरो रीडिंग करवाएंगे तो आप कैसी टाइप की चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज का एपिसोड बहुत बढ़िया था। एनी क्लोजिंग थॉट्स? हाँ, अंकिता, ये हमारा मकसद था कि लोगों को टैरो सेशन होता क्या है, किस तरह से उनको जवाब मिलता है। कई लोगों को ये पता ही नहीं है और कई लोग घबराते इसलिए हैं कि पता नहीं टैरो सेशन में होता क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी करा ही नहीं है। तो एक ये आसान तरीका हमने बनाया है ताकि लोगों को समझ में आ सके कि टैरो रीडिंग इतना हुआ नहीं है, इतनी बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको कोई बुनियादी सवाल हैं आपकी जिंदगी के, या आपको कोई मार्गदर्शक चाहिए, या किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और चॉइसेस पे घिरे हुए हैं और आपको पहचानना है कि कौन सी चॉइस आपके लिए काम करेगी, तो ये सब चीजों के लिए टैरो सेशंस बड़ी आसानी से हम लोग, जैसे अभी हमने करके दिखाया वैसे ही हम करते हैं। और ये फोन पे भी होता है, ऑनलाइन भी करते हैं, दोनों अंकिता और मैं ये सेशंस करते हैं। अगर आपको बुकिंग करना है तो हमें जरूर हमारे खुशी की ओर वाले या तो फेसबुक पे या हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके नीचे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हम उन सब रिक्वेस्ट को जवाब देंगे। चलिए अंकिता जी, इस एपिसोड का अंत करते हैं। और हमारे साथ इस एपिसोड में जो एकदम नया तरीका था टैरो का, बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। और आशा है कि आपको इस पॉडकास्ट में कुछ सहानुभूति, समझ और नए रास्ते मिले होंगे। आप अपने जिंदगी में इस टैरो की एनर्जी को किस तरह से ढाल सकते हैं आप समझ सकते हैं। और जब भी आपको करना है टैरो रीडिंग तो या तो अंकिता या मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और आपको किस तरह से हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे पूरी खुशी की और कम्युनिटी आपके ही कमेंट्स पढ़ सके और हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिले। इस एपिसोड को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि ऐसे ही खूब नॉलेज वाले एपिसोड हम आपके समक्ष लाते रहें। हमारे इस प्रयास में कुछ लोगों का हाथ है जिनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जूम रिकॉर्डिंग्स, वंडरशेयर फिल्मोरा, कैनवा और फोनिक। हमारे इस एपिसोड की धुन है फन लर्निंग्स बाय ऑडियो स्टॉक। आपको ये एपिसोड यूट्यूब, स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक और जियो सावन के माध्यम से पहुंच रहा है। हमसे आप इंस्टाग्राम पे @खुशी की ओर यानी कि @KHUSHIKIOAR और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। ये पॉडकास्ट अंत करना प्रोडक्शंस की पेशकश है। हमसे जुड़े रहिए और बढ़ते रहिए खुशी की ओर।